वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गाइस। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको अपनी कार के स्कोडा लोरा के सारे नेगेटिव्स बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कत हैं और क्या क्या इस गाड़ी में दिक्कतें आ जाती हैं अगर आप इसे लेने का प्लान कर रहे हैं और आप अगर ओन करते हैं तो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करते हैं कि अंदर क्या क्या दिक्कतें आती है गाड़ी में। सबसे पहली जो इसमें दिक्कत है आपको पता ही है, वो है हमारा ये स्टेयरिंग व्हील में। ये आपको हर कार में दिखेगा। जो स्कोडा का ये वाला मॉडल है जो 2007-8 का जो मॉडल है, इसमें ये चीज़ जो है हमेशा टूटी हुई मिलेगी, क्योंकि ये पता नहीं किस हिसाब से बना रखा है, या टूट ही जाता है हॉर्न बजा के। फिर बात आती है इसकी, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन की डिस्प्ले, इस डिस्प्ले में भी इसी मॉडल में ये दिक्कत है कि ये जो डिस्प्ले है ये ख़राब हो जाती है लोगों की, और हमारी भी वही केस है। अब बहुत जल्द हम इसे चेंज करा देंगे, सो ये इशू तो फिक्स हो जाएगा। और जो इसमें थर्ड दिक्कत है वो है इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो कभी कभार थोड़ी दिक्कत कर देते हैं। जैसे कि माल फंक्शन करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि आप लॉक करोगे गाड़ी तो वो लॉक नहीं होगी, और अनलॉक करोगे तो अनलॉक नहीं होगी। बस यही दिक्कत आती है गाड़ी में, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का इशू रहता है, वैसे कोई दिक्कत होती नहीं। सो गया, जैसे हर्ष ने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कत हो जाती है, सो मैं आपको बताता हूँ। जो हमने कार ली थी तो इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो सीट है वो भी नहीं चल रही थी। इसकी इलेक्ट्रिक सीट का जो हाइट एडजस्टमेंट थी उसका जो गियर होता है वो टूटा हुआ था, तो वो हमने रिप्लेस कराया था। फिर बात आती है ये जो लॉक अनलॉक का बटन, ये काफ़ी दिक्कत करता है। कभी गाड़ी लॉक होती है, कभी अनलॉक नहीं होती है। और जैसे कभी कभार इसके दरवाजे भी दिक्कत करते हैं। अब तो खैर वो चीज़ सही है, जब पहले हमने नई नई ली थी, क्योंकि कार काफ़ी टाइम से खड़ी हुई थी इसलिए दिक्कत करते थे। और जैसे मैं बता रहा था, हाँ, लॉक अनलॉक करते हैं तो उसमें कभी कभार दिक्कत होती है। फिर बाकी इंटीरियर में ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी वगैरह काफ़ी प्रीमियम है। अब बात आ जाती है स्टीयरिंग की। इसका स्टीयरिंग, अगर 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 आप नॉर्मल कार चलाते हैं, सपोज़ आप कोई होंडा सिटी चलाते हैं या कोई भी सेडान या कोई भी गाड़ी चलाते हैं, आपको उसके सामने इसका स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा। मतलब अगर कंपेयर कर सकते हैं हमसे ट्रक, एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट ट्रक का स्टीयरिंग जैसा हार्ड है इसका स्टीयरिंग, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अगर आप i20 का हार्ड कंपेयर करेंगे तो एक उंगली से आप उसे घुमा सकते हैं, बट इसका ऐसा नहीं है। इसका फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसा पता है। हाँ, जैसे आपको पता है कि फॉर्च्यूनर इनोवा का अगर स्टीयरिंग बहुत हार्ड होता है, उन गाड़ियों का स्टीयरिंग उस हिसाब का हार्ड है इस गाड़ी का स्टीयरिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी थोड़ी पुरानी है, तो उस हिसाब से ठीक है। बट फिर अगर स्टीयरिंग इसका हार्ड है तो फिर फील और फीडबैक भी उसी हिसाब से है। सो गाइस, आपका स्टीयरिंग का बता दिया है। अब बात आती है इसके, अब आगे आ जाते हैं। आगे से आपको दिखाता हूँ हेडलाइट्स। हेडलाइट्स में आपको पता होगा हमने बल्ब्स इसके चेंज किए थे, हाई बीम और लो बीम दोनों। अब इसके जो हाई बीम बल्ब्स हैं जो हैलोजन है वो तो सस्ते आते हैं, बट जो लो बीम्स के बल्ब है अगर वो आपके ख़राब हो जाएँ तो वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। हमने तो खैर कोई ऐसी ब्रांड, नॉर्मल ब्रांड के लगाए थे जो कि हमें 1700 का एक पड़ा था, बट अगर आप ओरिजिनल ओसराम के लगाते हैं सो वो कुछ 3 to 4,000 रुपीज़ का एक बल्ब है। सो उस हिसाब से इस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे मैं बता रहा था आपको, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कत हो जाती है। तो जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक बूट है, तो ये अभी तो खुल गया आराम से, है ना, लेकिन ये बार बार अगर तो हम खोलते हैं तो यहाँ से नहीं खुलता। ये इसको जो अनलॉक का है इसका डिक्की के लिए, इसको दबा के रखना पड़ता है तभी खुलता है, वरना ये खुलता नहीं बार बार। ये दिक्कत आती है इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैं बता रहा था अभी। तो अब बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स की, कि इसके पार्ट्स हमें किस प्राइसिंग में मिलते हैं। सो गाइस, पार्ट्स इसके आज की डेट में भी काफ़ी महंगे हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली पार्ट्स ऑडी के यूटिलाइज होते हैं। भले ही बात हो ब्रेक पैड्स की या फिर व्हील बेरिंग के, कुछ भी हो, सब पार्ट्स ऑडी के होते हैं, तो इसलिए इसके पार्ट्स आज भी महंगे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी हमने रिसेंटली इसका व्हील बेरिंग चेंज कराया है। जो हमारा लेफ़्ट वाला व्हील बेरिंग है इस व्हील का, इसका हमने बेरिंग चेंज कराया है अभी, क्योंकि ये हाईवे की स्पीड्स पे काफ़ी, मतलब जो घूं करके आवाज़ होती है वो इसमें बन रही थी, तो इसलिए हमें ये चेंज कराना पड़ा है। इसलिए कार भी थोड़ी गंदी हो रही है, क्योंकि ये कार वहाँ वर्कशॉप पे खड़ी थी, इसलिए कार थोड़ी गंदी भी हो रही है। बाकी गाइस, जो हमने इसका व्हील बेरिंग ऐड करा, जो इसमें व्हील बेरिंग चेंज कराया है उसकी मैं फ़ोटो यहाँ पे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसमें एक्चुअली क्या होता है, व्हील बेरिंग, पूरा बेरिंग नहीं चेंज होता है, इसमें पूरा हब चेंज होता है, तो इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। अब हमें हब की जो कॉस्ट पड़ी है, हब हमें पड़ा है 3000 रुपीज़ का, पर एक हब की कॉस्ट बता रहा हूँ मैं। अगर आपके एक से ज़्यादा व्हील बेरिंग ख़राब होते हैं तो कॉस्ट उसी तरह मल्टीप्लाई हो जाती है। सो इसीलिए बस इन गाड़ियों को लेने से लोग इसीलिए बचते हैं, क्योंकि इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी हो जाती है। अब बात आती है सस्पेंशन की। अब इस कार का सस्पेंशन भी काफ़ी क्या बोलते हैं, सेंसिटिव है, क्योंकि अगर हम इन्हें गड्ढों वड्ढों में ज़्यादा कूदाएंगे तो इसकी अलाइनमेंट वगैरह आउट हो सकती है, और हमारी जो टायर रॉड्स वगैरह हैं वो बेंड हो सकती है। बाकी अगर सस्पेंशन का रिस्पॉन्स की बात करें तो वो तो बहुत बढ़िया है, बट फिर वही है, अगर कुछ ख़राब हो जाता है तो उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। अगर बात करें हम इसके शॉकर की,
कुछ 10,000 रुपये का एक शॉकर है इस कार का। सो और नॉर्मल कार के शॉकर की बात करें 2 से 3,000 रुपये में आपको शॉकर मिल जाता है। सो बस यही चीज़ें हैं जो इस कार को थोड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं बनाती है। हाँ, आपको सस्ती मिल ज़रूर जाएगी, बट फिर वही है कि जो हमें मेंटेनेंस पड़ता है वो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो गाइस हमने आपको बाहर से बता दिया कार में क्या क्या दिक्कत आती है और अंदर से भी बता दिया क्या क्या दिक्कत आ सकती है गाड़ी में। अब बात कर लेते हैं इसकी ड्राइव में। और ड्राइव में मैं बात कर रहा हूँ NVH लेवल की। NVH लेवल कार के आज की कार से कंपेयर करें तो थोड़े ख़राब, मतलब इतने भी बेकार नहीं है, लेकिन थोड़े ख़राब है अगर जो आज की गाड़ियों से कंपेयर करें। वैसे कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। और जैसे अगर जो इसमें हाईवे पे अगर जो हम चले तो अगर जैसे 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही हो तो इंजन नॉइज़ थोड़ी कार के कैबिन के अंदर आती है, बस यही है इसके, यही थोड़ी दिक्कत है बस। वैसे कोई बढ़िया है गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इसका हम्प। बीच में जो है हम्प है, बहुत बड़ा हम्प है, जो सेंटर पैसेंजर है उसको बैठने में काफ़ी दिक्कत होती है। सो ये हम्प होना नहीं चाहिए। क्यों बाय द वे कार फ्रंट व्हील ड्राइव है, फिर भी पता नहीं किस लिए दे रखा है हम्प, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं इसमें। तो बस इंटीरियर में एक बार इसकी एसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन कार का जो एसी होता है, स्पेशली स्कोडा लोरा का, इसका एसी थोड़ा सेंसिटिव होता है क्योंकि इसका जो कंप्रेसर है वो थोड़ा हल्का होता है इस कार का। सो अगर आप कभी भी कार ले रहे हैं तो इसका एसी हमेशा चेक करके लीजिएगा, क्योंकि हमने तो इसका एसी चेक करके लिया था तो हमें ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं है। सो एसी में और ये वाले जो बटन्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं वाले बटन्स, अगर ये आपके सही से टेम्परेचर नहीं बदल रहे या फिर हवा आगे पीछे नहीं हो रही सही से, या फिर यहाँ पे टेम्परेचर गलत दिखा रहा है, सो मतलब आपके एसी में दिक्कत आई, आपका एसी ढंग से चलेगा भी नहीं। सो इसलिए आप हमेशा चेक करके लीजिएगा अगर ये टेम्परेचर मीटर वगैरह सब कुछ प्रॉपर चलना चाहिए और एसी का कंप्रेसर भी एकदम प्रॉपर होना चाहिए, तभी इस कार का एसी चलेगा। बस एसी के बाद अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर में। जैसे आपको दिख रही है रूफ़ है, ये तो हमने पूरा इंटीरियर इसका चेंज कराया था इसलिए सही है। बट अगर आपने हमारी कार की फर्स्ट वीडियो देखी होगी लोरा की, तो आपको पता होगा कि इसकी रूफ़ लटक रखी थी। सो इसमें ये दिक्कत आती है मोस्टली कार्स में इसकी, कि इसकी रूफ़ लटक जाती है, रूफ़ लाइनिंग जो होती है वो इसका कपड़ा नीचे लटक जाता है। सो ये एक इशू है। और नेक्स्ट इशू की बात करें तो जिसके आउटसाइड ORVMs हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हीटेड हैं। सो हीटेड होने में इसमें दिक्कत ये आती है कि ये हीटेड जो है ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि हमारे कार के भी चल नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने इसको ठीक भी नहीं कराया, क्योंकि इनका ऐसा सच कोई यूज़ नहीं है। सो ये दिक्कत है कि ये ख़राब हो जाते हैं जल्दी। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी सर्विस कॉस्ट की, क्योंकि आपको पता है कि ये गाड़ियाँ बदनाम होती है अपनी सर्विस कॉस्ट के लिए। सो और बदनाम है भी तो उसका कोई गलत रीज़न नहीं है, क्योंकि इनमें जो सर्विस कॉस्ट आती है वो मेनली पार्ट्स की आती है। जो हमारी लेबर कॉस्ट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, पार्ट्स की कॉस्ट आती है। अब अगर बात आती है इंजन ऑयल की, तो इंजन ऑयल इसका अगर शेल काम डलवाते हैं तो 3,000 to 4,000 रुपीज़ का इंजन ऑयल ही आता है। और बाकी फ़िल्टर्स वगैरह भी इसके काफ़ी महंगे आते हैं। अभी हमने इसका रिसेंटली कैबिन फ़िल्टर यहाँ पे लगता है, इसके नीचे लगता है, वो हमने चेंज किया है। कैबिन फ़िल्टर ही इसका हमारा 400 रुपीज़ का है। बाकी अगर नॉर्मल कार्स का पता करें तो वो सस्ता पड़ जाता है हमें। और जो इसका एयर फ़िल्टर है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। सो इसीलिए इनकी जो सर्विस कॉस्ट है वो धीरे धीरे एडअप होते जाती है। और इनकी सर्विस अगर आप कंपनी से कराते हैं तो 10 to 12,000 तक की आपको सर्विस पड़ जाएगी, अगर आप इतनी पुरानी कार की सर्विस कराते हैं तो। बाकी बाहर आपको थोड़ी सर्विस चार्जेस वगैरह कम पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो अब बात आती है इसके, जैसे हमने इतनी पुरानी कार ली है तो आपको पता है कि ये जैसे 15 ईयर्स ओल्ड है, तो इसमें दिक्कत क्या है कि हमें एक्सटेंड करानी पड़ेगी, जो इसकी लाइफ होती है कार की वो एक्सटेंड करानी पड़ती है। तो अभी हमने रिसेंटली एक्सटेंड कराई है। सो उसकी कॉस्ट हमें अराउंड 7,500 पड़ी है, जो कि जो सस्ती गाड़ियाँ होती है, सपोज़ स्विफ्ट वगैरह हो गई, सो उनसे बहुत ज़्यादा है इसकी कॉस्ट। बाकी अगर आप कोई और कार एक्सटेंड कराते हो तो उसकी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये कार लग्जरी सेगमेंट की कार है। और बात आती है अब इसके इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस भी अगर आपको पता ना हो तो इंश्योरेंस इन गाड़ियों का काफ़ी महंगा पड़ता है। आज भी हमने थोड़े टाइम, लगभग 3-4 महीने पहले हमने इसका इंश्योरेंस कराया है, जो कि थर्ड पार्टी था। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की कॉस्ट हमें अराउंड 10,000 रुपीज़ पड़ी है। और अगर आपको फॉर इंस्टेंस बताऊं, हमने i20 का भी ज़ीरो डेप इंश्योरेंस कराया है रिसेंटली, और उस इंश्योरेंस की कॉस्ट हमें 8,000 रुपीज़ पड़ी है। सो आप कंपेयर कर सकते हैं थर्ड पार्टी और ज़ीरो डेप में भी इतना फ़र्क आ रहा है इसके इंश्योरेंस में। सो गाइज़ बाकी कमियां जो हमने आपको गिनाई, जो प्रॉब्लम्स है कार के साथ, बस वो यही हैं। अगर आप ऐसी कार ख़रीदते हो यही प्रॉब्लम्स आती हैं। और बात रहती है जो प्रोज़ हैं कार्स के, वो आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी होती जा रही है। सो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रोज़ बताएंगे। इस वीडियो में आपको सारी कमियां बता दी हैं।
सो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में. सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो गाइस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.